हाँ। हेलो। ये जो है कोर्स, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी प्रमोट हुए हैं बीएससी सेकेंड से थर्ड ईयर में, और जिन जो फिजिक्स लेना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो जो तुम्हारा कोर्स है, जो सिलेबस है, हम उस सिलेबस को देख रहा था, और उस सिलेबस में जो हमको मिला वो ये है, क्वांटम मैकेनिक्स है तुम्हारा थर्ड ईयर में, डिटेल्ड क्वांटम मैकेनिक्स है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज द नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो इसी से रिलेटेड हम जो है ये पहला लेक्चर दे रहे हैं। हालांकि ये लेक्चर एक बार और हमने दिया है, पता नहीं तुम लोगों ने कितना समझा, नहीं समझा, तुम लोगों का रिस्पॉन्स हमको हमारी समझ में उतना नहीं आया। खैर जो भी है, लेट अस स्टार्ट अफ्रेश। तो यहाँ जो है हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे, और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन, भाई देखो ऐसा है, हम बहुत फ्रीली बात करना पसंद करते हैं। मैंने हम इस ऑनलाइन लेक्चर को, ये जो लेक्चर हम बना रहे हैं, इसको हम एक इंटरेक्शन सेशन ही समझते हैं स्टूडेंट्स के साथ। और हमने जो है देखा भाई कि और लोग जो बता रहे हैं यूट्यूब पे, वो क्या बता रहे हैं, हजारों हजारों व्यूज आ रहे हैं। भाई हमको तो कोई पूछता नहीं है, तो अब हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हमने एक मैडम का लेक्चर देखा, वो जो है श्रोडिंगर इक्वेशन बता रही है। कई लोगों का देखा, देख के ही बंद कर दिया। वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग जब भी श्रोडिंगर इक्वेशन बता रहे हैं, उनका शुरुआत कुछ ऐसा हो रहा है, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव करे, वो हिंदी में भी लिख के बता रही है मैडम। तो लोकल लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बारे में भी हम तुमसे एक बात करेंगे, और भी कई सारी बातें करने का मन करता है। तुम लोग सुनते हो कि नहीं, दैट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। सुनते तो हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर ये जो टर्म है डेरिवेशन, दिस इज ए फॉल्टी टर्म। फॉल्टी माने गलत, साफ बात है। श्रोडिंगर इक्वेशन जब हम लोग पढ़ते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन इज नॉट समथिंग व्हिच इज डेराइव्ड। सब लोग बके जा रहे हैं डेरिवेशन डेरिवेशन। लड़का भी पढ़ रहा है भाई डेरिवेशन, उसको, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, स्टूडेंट की गलती नहीं है। कोई इक्वेशन होता है, हम लोग जो है डेरिवेशन ही पढ़ते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड 12, 11, 12, 10, डिराइव द इक्वेशन। बीएससी लेवल में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी डेरिवेशन पूछा जाता है, डिराइव कीजिए ये कंडीशन, ये इक्वेशन को डिराइव किया, डेरिवेशन रट लेते हो, लिख देते हो, डिराइव नंबर मिल जाता है, बहुत खुश। लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, इफ यू यूज द वर्ड डेरिवेशन, दिस डेरिवेशन इज रॉन्ग। साफ बात है, ये गलत टर्म है, इस टर्म को हम नहीं यूज कर सकते फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन। क्यों नहीं यूज कर सकते, अब हम इसी पे आते हैं। और एक्चुअली जो है ये श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे आया, श्रोडिंगर ने इक्वेशन को कैसे जो है फॉर्मुलेट किया, उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा बिगिनिंग से बढ़ते हैं। द श्रोडिंगर इक्वेशन, the Schrodinger equation was formulated, not derived, formulated by Erwin Schrodinger। अरविंद श्रोडिंगर ने जो है इसको फॉर्मुलेट किया था by considering some laws, some important laws of physics।
जो पहले से एस्टैब्लिश्ड थे, इसके बेसिस पे उन्होंने फॉर्मुलेट किया था। ही डिडंट डिराइव इट। क्यों नहीं डेरिवेशन होता? सबसे पहला सवाल ये है। कोई भी चीज जो है बताते हैं थोड़ा सा समय लेके, हमने बोला है कि ये जो है थोड़ा सा टाइम देकर के देखो, समझ में आएगा, तब तुमको जो है कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। हर चीज शॉर्ट में संभव नहीं है। अभी यूट्यूब शॉर्ट्स का जमाना है, हमारी सोच शॉर्ट हो गई है, हमारा समय शॉर्ट हो गया। हम लोग चाहते हैं फटाफट हमको कुछ एक एंटरटेनमेंट मिले, पट से कुछ एक मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। कोई इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, अगर कुछ सीखना चाहते हो, अगर कुछ जानना चाहते हो, इट इज ए प्रोसेस दैट डिमांड्स टाइम एंड डेडिकेशन। तो हर चीज को शॉर्ट में करने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारे लिए नुकसान करेगा। हम यही चाहेंगे कि एवरी वन ऑफ यू गो टू बेटर प्लेसेस, बेटर फील्ड, यू चूज बेटर फील्ड्स। तो वहां पे जो है तुम्हारा जब नॉलेज टेस्ट किया जाएगा तो शॉर्ट से काम चलने वाला नहीं है। व्हाई नॉट डिराइव्ड? क्यों हम इसको डेरिवेशन नहीं कहते? तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जो है बीएससी पार्ट 2 में पढ़ाया जाता है। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में बीएससी पार्ट 2 के कोर्स में है। मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर हम यहाँ पे नहीं देंगे, लेकिन हमने कई बार बात किया है इसको हम मॉडर्न फिजिक्स क्यों बोलते हैं। इससे पहले जो फिजिक्स था, बिफोर मॉडर्न फिजिक्स, बिफोर मॉडर्न फिजिक्स, द field of physics was classical physics था। अगर तुमसे कोई ये पूछे कि भैया इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में सबसे बड़ा अंतर क्या है, इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं। बाकी जो है तुम मेरे पुराने वीडियोस देखना, उसमें पता चल जाएगा। क्लासिकल फिजिक्स में क्या था कि जब हम दो तरह की चीजों की बात करते थे। एक होता था पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास। पार्टिकल, या इसको हम कहें पार्टिकल पिक्चर। एक पार्टिकल है जो चल रहा है। पार्टिकल क्या है? ये लोकलाइज्ड है, ये स्पेस में एक जगह लोकलाइज्ड है। इसका कोऑर्डिनेट्स है कुछ। हम एक्स वाई प्लेन की बात करें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी पोजीशन हम पता कर सकते हैं। दूसरा होता था वेव। वेव जो है इट इज स्ट्रेच्ड। हम एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, स्ट्रेच्ड, ये फैला हुआ होता है, ठीक है। और क्लासिकल फिजिक्स में ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। इनका जो इक्वेशन है, इनका जो एनालिसिस है, ये एकदम डिफरेंट है। हम इसमें क्या करते हैं? न्यूटन्स लॉज यूज करते हैं, पार्टिकल पिक्चर में भी, वेव में भी यूज करते हैं, लेकिन दोनों की इक्वेशंस अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मॉडर्न फिजिक्स का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? मॉडर्न फिजिक्स का जो फाउंडेशन स्टोन कहा जाए, तो मॉडर्न फिजिक्स में कई सारे फाउंडेशन स्टोन्स हैं, जिसमें प्लांक थ्योरी आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आता है, आइंस्टाइन थ्योरी आता है, कई सारे इसमें अचीवमेंट्स हैं। वन ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जिस पर क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है, दैट इज द डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस कहां से क्या कहता है कि अगर कोई पार्टिकल है, वो m मास का है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है, इट इज लैम्डा। लैम्डा इज कॉल्ड डी ब्रॉय वेवलेंथ और मैटर वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ और मैटर वेवलेंथ ये एसोसिएटेड होता है। एक पार्टिकल चल रहा है, उसके साथ एक वेव चल रहा है, तो यहाँ पे दोनों चीजें जुड़ी हुई है। दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स। ये पार्टिकल अगर है m मास का है, v वेलोसिटी से चल रहा है, इसके साथ एक वेव भी चल रहा है, और इसी का इंटरप्रिटेशन होता है। ये वेव का जो एम्पलीट्यूड है, इट इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। इसको हम लोग आगे देखेंगे जब इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे वेव फंक्शन का। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, दिस इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और ये जो है
दिस इज, सो ये जो लॉ है, दिस इज कनेक्ट, दिस लॉ कनेक्ट्स पार्टिकल एंड वेव, जो कि पहले क्लासिकल फिजिक्स में दोनों अलग अलग थे। वेव इन ए स्ट्रिंग हम जब पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, तो वेव इन ए स्ट्रिंग उसको हम नहीं देख सकते कि इसके साथ एक पार्टिकल भी चल रहा है। भैया जो तुम्हारा वेव है वो कैसे चल रहा है, स्ट्रिंग में चल रहा है, ट्रांसवर्स वेव है। वेव को डिफाइन करते हैं कि एक डिस्टर्बेंस है जो मटेरियल मोशन के बिना ही जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकता है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ये लॉ जो है कनेक्ट, अब डी ब्रॉय जो हाइपोथेसिस है वो कनेक्ट कर रहा है मैटर विथ वेव। दिस इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इसी पर सारी चीजें बेस्ड है। ठीक है, अब हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन के फॉर्मुलेशन पे आते हैं। पहले समझ लो, फिर हम लिखेंगे। इसके कई सारे इंटरप्रिटेशन से हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है, इसकी एप्लीकेबिलिटी ये कहां कहां अप्लाई हो सकता है, ये कई जगह अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है ये भी बताएंगे, पूछना कमेंट में, तभी बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। तो यहां पे जो है, अगर हम वेव की बात करें, वेव के इक्वेशंस हम लोग कई सारे पढ़े हैं। हम उसी एक वेव को लेकर के चलते हैं जो तुम्हारा जाना पहचाना है, खाली साइन एक हम चेंज करेंगे। ठीक है, अगर हम किसी वेव की बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, तो उस वेव का इक्वेशन होता है एनी वेव इन क्लासिकल फिजिक्स is described mathematically as, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हम साइन वेव लिखते हैं। हम यहाँ पे साइन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्वांटम मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, मैटर वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, श्रोडिंगर वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिकल से इसको अलग करने के लिए हमने साइन का चेंज किया है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन, कई सारे तरीके होते हैं वेव इक्वेशन को लिखने के लिए। x बाई लैम्डा माइनस न्यू टी, ये एक इक्वेशन है। इसमें लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है वेवलेंथ है, लैम्डा इज वेवलेंथ, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और ये जो साई है ग्रीक लेटर है, इसको अभी हम लोग वेव फंक्शन बोल रहे हैं। इसका डिटेल्ड मीनिंग हम आगे बताएंगे। वेव फंक्शन, क्यों इसको वेव फंक्शन बोलते हैं, व्हाई इट इज वेव फंक्शन। जनरली क्या होता है क्लासिकल वेव में, तुम साई की जगह जो है वाई लिखते हो, कि वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस में जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे वहां पे एक हम ओवरव्यू तुमको दे दे, यहाँ पे पार्टिकल है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है वाई एक्सिस पे, और हमारा जो वेव है वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है। उस वेव का इक्वेशन क्या है, जो कुछ हो रहा है यहाँ पे जो भी हो रहा है, दैट इंफॉर्मेशन, दैट इवेंट इज ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। और ये जो है हम लोग एक वेव फंक्शन से, वेव इक्वेशन से शो करते हैं। साइनोसॉइडल है, मैंने पीरियोडिक है, पीरियोडिसिटी है। ठीक है, तो इसी तरह के वेव्स हम लोग क्लासिकल में यूज करते हैं। तो ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन ए गेसिंग, गेस कर रहे हैं। गेस क्या कर रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम p है, मोमेंटम से जुड़ा हुआ है वेवलेंथ, और वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है, माने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग आइंस्टाइन्स रिलेशन भी लिखते हैं, h इज इक्वल टू न्यू ई, h इज इक्वल टू एच न्यू, सॉरी, ए इज इक्वल टू एच न्यू हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली द assumption is, समझो ध्यान से, assumption is that the wavelength lambda which
by de Broglie postulate, by de Broglie postulate is लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p इज कांस्टेंट। भाई h जो है वो तो प्लैंक कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है ही। अब लैम्डा कब कांस्टेंट होगा? जब p कांस्टेंट होगा। p कांस्टेंट होने का मतलब है कोई फोर्स नहीं लग रहा। ध्यान से रिलेट करो चीजों को, ठीक है। which means p is constant, p जो है ये कांस्टेंट है। मीन्स इसका p कब कांस्टेंट होता है? एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होता है। तो जहां तक ये चीजें हैं कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, हमारा मोमेंटम कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ये इक्वेशन हम यूज कर सकते। लेकिन तो हम जो है इसको हम यूज कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम जो है वो बदल रहा है या वेवलेंथ बदल रहा है, तब हम कौन सा इक्वेशन यूज करें? दिस इज द नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, दिस इज द नीड ऑफ श्रोडिंगर, दिस इज द नीड ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। तब जो है हमको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करे। इन केस the lambda or p momentum is changing, then how to describe the wave? या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, if lambda और p are not constant, जो पहले की तरह कांस्टेंट नहीं है, are not constants, then what is the equation? Then which equation should be used? तब हमारे पास हमको एक इक्वेशन चाहिए जो हमको ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करे। should be used। अगर ये लैम्डा और p या p जो है कांस्टेंट नहीं है, मैंने p कब कांस्टेंट नहीं रहेगा? दिस इज द सिचुएशन व्हेन देयर इज अ फोर्स, दिस इज द सिचुएशन व्हेन देयर इज ए फोर्स, जिस फोर्स के कारण p चेंज हो रहा है, p चेंज हो रहा है तो लैम्डा भी चेंज हो रहा है, क्योंकि लैम्डा और p कैसे रिलेटेड है? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p से। तो इस तरह की परिस्थिति में जो है वी नीड समथिंग एल्स, हमको कुछ और चाहिए, हमको एक प्रॉपर इक्वेशन चाहिए जो इसको डिफाइन कर पाए, ठीक है। यहां पे कहने का सेंस ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसा वेव है, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सोचना, खाली सुनो मत, सोचो भी। एक अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पे वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन जहां पर वेवलेंथ जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेवलेंथ प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, देन व्हाट इज द इक्वेशन और व्हिच इक्वेशन और व्हिच फॉर्मलिज्म डू वी रिक्वायर? अगर हमारा वेव कुछ इस प्रकार का है तब हम क्या करेंगे? यहां पे देखो, ये जो दोनों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, क्या ये सेम है? नहीं है। मींस वेवलेंथ इज नॉट डिफाइंड। वी नीड टू डिस्क्राइब ए सिचुएशन, where the wavelength is not properly defined, इस तरह के सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करें? किस तरह का इक्वेशन चाहिए? वेवलेंथ चेंज हो रहा है मतलब ये क्या चेंज हो रहा है? इसमें दो चीजें रिलेट कर लो। वेवलेंथ चेंज हो रहा है मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है,
ये चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम इस इंटरप्रिटेशन से चले कि ये एम्पलीट्यूड है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है पार्टिकल के पाए जाने की, मैंने पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जा रही है, तो इसको हम लोग बाद में अभी आएंगे। अभी हमको एक इक्वेशन की जरूरत है। ये सारा असिस्टेंस जो है, ये जो सारा समस्या का, ये इस समस्या का जो समाधान है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन देता है। दिस इज द नीड ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। हम बता रहे डिटेल में क्या है। द श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करता है पहले समझ लो, कैसे सॉल्व करता है। मेनली यही जो है सारा एप्लीकेशन इसी पे बेस्ड है, ध्यान देना। ऑल द एप्लीकेशंस आर बेस्ड ऑन दिस। ये इक्वेशन जो है हमको बताता है कि ये जो साई एक्स टी है, इसका फॉर्म क्या होगा अगर हमें ये पता है कि पार्टिकल पे फोर्स कैसा लग रहा है। और फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, फोर्स हम एनर्जी से निकाल सकते हैं, F इजिकल टू dv by dx। अगर पोटेंशियल का फॉर्म हमें पता है, इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट द फोर्स, एंड इन दैट केस इफ वी नो द फोर्स, तो हम बता सकते हैं कि जो साई एक्स टी है, माने जो वेव है, उसका शेप क्या होगा, उसका वेरिएशन कैसा होगा। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। ये बताता है श्रोडिंगर इक्वेशन, एंड सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल वेव इक्वेशन। और इसी कारण से ये वेव इक्वेशन किसी क्लासिकल लॉ से डिराइव नहीं हो सकता, ठीक है। द श्रोडिंगर इक्वेशन solves the problem in the following way. In the following way. क्या रास्ता है, क्या फॉलोइंग वे है। दिस इक्वेशन enables us, मैंने हमको सक्षम बनाता है, enables us to find the form of psi xt if the force on the particle is known, दूसरी चीज ये है कि द फोर्स कैन बी known if the potential is included। ये जो है कोई क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी नहीं है, ये बेसिक फिजिक्स का थ्योरी है। पोटेंशियल इज गिवन, हम लोग ये यूज करते हैं, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब कहोगे ये तो खाली कंजर्वेटिव फील्ड के लिए है, ये हर जगह यूज होता है। जहां कहीं भी फोर्स लगता है वहां पर जो है एनर्जी चेंज होती है। हम यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है श्रोडिंगर इक्वेशन का अचीवमेंट है। तो बेसिकली ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन हम SE लिख रहे हैं, इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस इक्वेशन से जो है हम पता कर सकते हैं, यही फॉर्म पता कर सकते हैं कि अगर पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, वेवलेंथ डिफाइंड नहीं है, देन हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन। हम वेव को कैसे वेव का हम इक्वेशन कैसे लिखें। दिस इज द
job of Schrodinger equation. This is the achievement of Schrodinger equation. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लोग आते हैं ये श्रोडिंगर इक्वेशन अपने आकार में आया कैसे, इसने कैसे ये रूप धारण किया, या श्रोडिंगर ने कैसे फॉर्मुलेट किया। फॉर्मुलेशन, हम डेरिवेशन वर्ड नहीं यूज करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन इज बेसिकली वेव इक्वेशन एंड इट इज बेस्ड ऑन सम आर्गुमेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लॉजिबिलिटी आर्गुमेंट। प्लॉजिबिलिटी मतलब लॉजिकल हो, कुछ फंडामेंटल जो लॉज है उसको इंक्लूड करते हुए चले। प्लॉजिबल मतलब ठीक है, लॉजिकल, समझ में आ रहा है, हाँ इससे ये हुआ, ये आर्गुमेंट्स पे बेस्ड है, किसी क्लासिकल लॉ से डिराइव नहीं है। द Schrodinger equation is a differential equation, differential wave equation। ये वेव का इक्वेशन, एक ऐसा वेव जो एक पार्टिकल के साथ चल रहा है, ए वेव that is moving with the particle, पार्टिकल के साथ ये वेव चल रहा है। एक ऐसे वेव को डिस्क्राइब करने वाला एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन is based on some plausibility arguments। इसका मतलब है इट इंक्लूड्स, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इट इंक्लूड्स some important and basic laws of physics, basic laws of physics। ये है श्रोडिंगर इक्वेशन, ये बेसिस है श्रोडिंगर इक्वेशन के फॉर्मुलेशन का। It is not something which is derived from classical laws। ठीक है, क्लासिकल वेव इक्वेशंस हमारे पास है, अभी हम लिखेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन है, पढ़ाया जाएगा। न्यूटन्स लॉ से जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग का इक्वेशन है, पढ़ाया तुमने पार्ट 2 में। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन जो है किसी क्लासिकल फिजिक्स के लॉ से हम डिराइव नहीं कर सकते। क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन क्यों नहीं कर सकते? एक सेकंड। क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन कैन नॉट बी derived from classical wave equation। क्लासिकल वेव इक्वेशन या क्लासिकल लॉज हम कहें, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में वेव्स की बात अलग होती है, पार्टिकल्स की बात अलग होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है, यहां पे पार्टिकल के साथ वेव चल रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो यहां पे हमारे जो बेसिक लॉज है जिस पर ये बेस्ड है, द फंडामेंटल लॉज ऑन व्हिच द formulation of Schrodinger equation is based are
पहला क्या है, सबसे पहला तो है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। सेकेंड है E इज इक्वल टू एच न्यू, बहुत जाना पहचाना इक्वेशन है, बहुत मीनिंगफुल इक्वेशन है। पहले तो इन दोनों की बात करते हैं, पहले इन दोनों की बात करते हैं। तो ये दो लॉज है, हमारे जाने पहचाने लॉज है। ये क्या कर रहे हैं, ये वेवलेंथ को कनेक्ट कर रहा है मोमेंटम से, पार्टिकल के मोमेंटम से। बहुत ध्यान देना, h बाई पी, लैम्डा जो है ये वेव की प्रॉपर्टी होती है, वेवलेंथ वेव का होता है, पार्टिकल का नहीं होता। लेकिन ये रिलेट कर रहा है पार्टिकल के मोमेंटम से, p से, m टाइम्स v। p इजिकल टू एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है पार्टिकल का, उससे रिलेट कर रहा है वेव के एक एस्पेक्ट को। न्यू इजिकल टू h इजिकल e इजिकल टू h न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है वेव की, ई एनर्जी है पार्टिकल की, पार्टिकल और वेव को रिलेट कर रहा है। और रिलेशन में सबसे अहम कौन है, प्लांक कांस्टेंट। एसेंस को समझो, इंटरेस्ट आएगा। ये क्या कर रहा है, रिलेट्स वेवलेंथ, जो कि एक वेव प्रॉपर्टी है, वेवलेंथ विथ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। और ये क्या कर रहा है, रिलेट्स फ्रीक्वेंसी विथ एनर्जी ऑफ पार्टिकल। बहुत अहम इक्वेशन, छोटा छोटा इक्वेशन है दोनों, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। और इसमें कुछ और फंडामेंटल लॉज हम यूज करेंगे। तो इसमें बेसिक ये है कि ये जो दोनों लॉज है, ये जो डी ब्रॉय पोस्टुलेट और ये जो रिलेशन है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन द न्यू इक्वेशन। ये जो है इस न्यू इक्वेशन में इंक्लूड होने चाहिए। इसी को प्लॉजिबिलिटी आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल होने ही चाहिए, तभी हम क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन की वैलिडिटी की बात कर सकते, नहीं तो वैलिड नहीं है। तो ये जो दोनों लॉज है, दीज टू लॉज मस्ट बी इंक्लूडेड इन द क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन। अभी हम श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन इसमें होना चाहिए। जो तीसरा सबसे फंडामेंटल लॉ है, जो दुनिया में किसी भी फिजिक्स के थ्योरी में वैलिड है, जो होना ही चाहिए, दैट इज दिस टोटल एनर्जी, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस v, टोटल एनर्जी। क्योंकि एनर्जी इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके बिना कुछ नहीं होता है। इसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन जो है, तो ये ऊपर वाले जो दोनों कंडीशंस है, टोटल एनर्जी और लैम्डा, ये तो तुमने देखा। तीसरा जो कंडीशन है, दिस इज समथिंग न्यू टू यू नहीं, ये भी पढ़ चुके हो, इसका एनालिसिस नया है। लीनियरिटी, ये लीनियरिटी जो है, दिस इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स इज ए लीनियर थ्योरी। क्यों? क्वांटम मैकेनिक्स इज ए लीनियर थ्योरी। लीनियर थ्योरी का मतलब क्या है, समझो इसको। यहाँ पे हम लोग एकदम सिंपल तरीके से समझो, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन है, मतलब जाहिर सी बात है वेव है।
जब हम लोग वेव पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स जब पढ़ते हो, ऑप्टिक्स में जरूर ये पढ़ा होगा, दो पार्ट होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और एक वेव ऑप्टिक्स, दो पार्ट होते हैं। ये जो वेव ऑप्टिक्स है इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये टोटली वेव फिनोमेना है। दीज आर टोटली वेव फिनोमेना। इसमें ये पार्टिकल्स रे ऑप्टिक्स से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इसमें सबसे अहम जो है, जो तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, दैट इज इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस काला। ये जो इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट और डार्क का मतलब होना और ना होना। पार्टिकल है, पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल है, पार्टिकल नहीं है, बदल रहा है उसका स्टेट, पोजीशन। इंटरफेरेंस इज डिस्क्राइब्ड, कैसे होता है इंटरफेरेंस? इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। लीनियरली हम उसको ऐड करते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब होता है विथ फेजेस, जैसे वेक्टर को ऐड करते हैं विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसी तरह से वेव इक्वेशन। लीनियरिटी इज रिक्वायर्ड, linearity is required to explain the constructive and destructive interference of waves, क्योंकि यहां पर भी waves की बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहा जा रहा है, लीनियरिटी का मतलब है कि अगर psi1 और psi2 दो वेव फंक्शंस हैं, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमको जो है एक और वेव फंक्शन मिलेगा, which contains the combined effect of the two wave functions। वेव है तो उसका फेज भी होगा, फेज के साथ जब हम ऐड करते हैं उसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं। ये जो नोट्स है इसके, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां से नोट्स अगर चाहे, आपको अगर अच्छा लगे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आगे जो फॉर्मुलेशन है, फाइनल फॉर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिकल श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिकली होता है, तो उस फॉर्म में हम लोग पहुंचेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट, लेकिन पूछिए जरूर।